अस्सलामुअलैकुम। फाइनली वेलकम बैक। कल हमने कुछ बहुत थोड़ा सा पढ़ा, आपने घर जाके देखा, खुदा ना खास्ता रट्टा लगाने की ख्वाहिश तो नहीं जागी? एक आदत सी बनी हुई है ना कंपनी लॉ की वजह से कि वो जो पढ़ना होता है बस फ़ौरन से रट्टा मार लिया जाए। तो यहाँ पे अब अपने आपको ब्रेक लगानी है। अब आप बड़े हो गए हैं, सियाने हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। पूरी किताब में गिनती के 2 ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ मैं आपसे कहूँगा बस यहाँ क्रैम करना वाजिब है। उसके अलावा आपने हमेशा, अगर आप ख़ुद से लिख सकते हैं तो कोशिश ये करें कि आप फिर ख़ुद से ही लिखें और फिर जो है वो उसमें बेहतर तरीके से उसको लेके चल सकें। कल हमने ऑडिट के बारे में जाना। ऑडिट की इंतहाई बच्चों वाली डेफिनेशन क्या थी? ऑडिट के बारे में सबसे ज़्यादा सीधी सी बात हमने क्या की थी कि क्या होता है ऑडिट? एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। फिर हम थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर डेफिनेशन की तरफ आए थे जिसमें हमने कहा था कि ऑडिट बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक ऑडिटर को इस काबिल कर देती है। किस काबिल कर देती है? कि वो ओपिनियन दे दे। क्या ओपिनियन दे? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी खास अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क के मुताबिक ठीक बने हुए हैं या नहीं बने हुए। वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी समझ आता है आपको? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझ आया? ये अकाउंटिंग के वो रूल्स होंगे, वो स्टैंडर्ड्स होंगे, वो पैटर्न्स होंगे जिनको फॉलो किया जाएगा और जिसके मुताबिक फिर अकाउंट्स बनाए जाएंगे। ऐसे ही है। तो कोई सवाल ऑडिट की जो डेफिनेशन है और जो छोटी और बड़ी डेफिनेशन, उनमें कोई कन्फ्यूजन? जी सर, कल भाई ने पूछा था कि अगर ऑडिटर दोस्त है, और आपने कहा था अगर वो एक ऑनर है उसका दोस्त है तो फिर चल सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, डायरेक्टर से, क्योंकि वो ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है। जी बिल्कुल। इन्होंने कल एक सवाल आया था कि क्या ऑडिटर दोस्त हो सकता है? तो मैंने कहा ओनर का दोस्त हो सकता है। हाँ जी, खाली ओनर का दोस्त हो सकता है, लेकिन अगर वो इंतज़ामिया का दोस्त हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ओनर किसे कहते हैं? मालिक को। और कल मैंने आपको ज़्यादा ग्लोबल वर्ड्स क्या बताए थे? दोस्त चाहवत गवर्नेंस। तो जब दोस्त चाहवत गवर्नेंस है तो उसमें हमेशा ओनर्स नहीं आएंगे, ओनर्स के कई दफ़ा नुमाइंदे भी आएंगे। अब ओनर ने जिन नुमाइंदों को बिठाया हुआ है वो भी तो गड़बड़ कर सकते हैं, और ऑडिटर अगर उन नुमाइंदों का दोस्त हुआ तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑडिटर एंटिटी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो डायरेक्टर्स हमेशा ओनर्स के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। उनमें कुछ ओनर्स होते हैं और कुछ जो है वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ किसी और रूट से आए होते हैं। कंपनी लॉ में आपने को 11 किस्म के डायरेक्टर्स तो पढ़े हैं। तो इसलिए डायरेक्टर और ओनर, इन दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क है। सर, मैं एसएमसी से रिलेटेड पूछ रहा था। हाँ, अब अगर एक सिंगल मेंबर कंपनी है और उसमें एक ही अकेला बंदा है और वही उस कंपनी का मालिक है, वही उसका करता धरता है, तो टेक्निकली वहाँ पे फिर दोस्त चाहवत गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता। एसएमसी के अंदर भी उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा नाइब होता है। और सिंगल मेंबर कंपनी का ये मतलब नहीं है कि वहाँ डायरेक्टर भी एक ही होगा, मिनिमम एक होगा। वो चाहे तो एम्प्लॉय डायरेक्टर जितने मर्जी रख ले। तो इसलिए दोस्त चाहवत गवर्नेंस थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ऑडिटर आइडियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंटिटी से। मैनेजमेंट से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो, ओनर से नुमाइंदों से भी ताल्लुक होगा तो वो भी गड़बड़ वाली बात है। लेकिन अगर एक अकेला ओनर है और उसके साथ उसका ताल्लुक है तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है लॉ को। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स को इसके ऊपर भी परेशानी होगी, वो हम आगे चल के देखेंगे। क्योंकि पहले दिन हम सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं देखेंगे, पहले दिन तो हम बस कहेंगे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कैसे कहते हैं, उसकी अपनी शर्तें होंगी। हम यहाँ कंपनी लॉ में 11 पॉइंट्स पढ़ेंगे। ऑडिटर की कंपनी से 11 किस्म के कनेक्शन होंगे तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। जी, इन्होंने कहा क्या इंटरनल ऑडिटर के बारे में बात की यही है? मैंने तो वर्ड इंटरनल ऑडिटर का बिल्कुल तस्करा नहीं किया। क्या मैंने कल कहीं से भी वर्ड इंटरनल ऑडिटर बोला? मैं बोलूँगा भी नहीं। इस किताब में सिर्फ 2 ऐसे दिन आएंगे जब मैं इंटरनल ऑडिटर का जिक्र करूँगा, जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिटर। उसके अलावा जब मैं ऑडिटर बोल रहा हूँ तो इसका हमेशा मतलब है बाहर से आया हुआ एक इंडिपेंडेंट बंदा जो कंपनी के अकाउंट्स देख के कंपनी को रिपोर्ट दे के जा रहा है। तो एक साहब इंटरनल ऑडिटर भी होते हैं, वो कौन होते हैं, क्यों होते हैं, हमारा एक पूरा स्टैंडर्ड होगा उसके ऊपर। तो बजाय इसके कि हम हर वक्त ही ऑडिट पढ़ते हुए सोचते नहीं कि इंटरनल ऑडिटर की बात हो रही है, एक्सटर्नल की बात हो रही है, हम थ्रू आउट जो ऑडिट में ऑडिटर का लफ्ज़ बोल रहे हैं ये एक एक्सटर्नल ऑडिटर है, बाहर से आया हुआ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जी, ठीक है। हो भी जाता है, प्रॉब्लम तो ये होगी ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अब लीगल
उसे अवॉइड करें, होने में तो कोई मसला नहीं है अगर उसका हो। ठीक है जी, देखिए इन्होंने कहा कि डायरेक्टर अगर कंपनी का ताल्लुक वाला है तो आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा लीगली ऐसा हो तो सकता है, बजाय इसके कि हम कहें ऐसा हो ही नहीं सकता, वाई नॉट कि हम ऑडिटर को कहें तुम ज़रा मोहतात रहो, तुम एहतियात करो। तो दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब होता है जैसा कह दिया उसको फॉलो करना है। एक होता है फेयर फ्रेमवर्क। फेयर फ्रेमवर्क ये होता है जिसमें इंसान खुद ही से सोच के अच्छाई बुराई के दरमियान फैसला कर लेता है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हम दोनों फ्रेमवर्क की बात करेंगे। कंपनी लॉ याद है, कंपनी लॉ में हमारे सोचने का मार्जिन नहीं होता था, ये ऐसे है तो इतना जुर्माना, ऐसे है तो इतना जुर्माना। कंपनी लॉ ने कुछ बातें मना कर दी, उन्होंने कहा ये वाला शख्स हो ही नहीं सकता ऑडिटर। लॉ जो है ना वो अंधा होता है, ज़्यादा सोचता नहीं है। लॉ ये सोचता है कि 99% लोग कैसे हैं, बेईमान। तो वो ऐसा रूल बना देते हैं कि अगर ईमानदार आदमी भी वहाँ है तो वो भी बेचारा रुक जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा ईमानदार ऑडिटर है जिसका डायरेक्टर से बड़ा क्लोज ताल्लुक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इतना ज़्यादा असूल परस्त है कि वो अपने सगे भाई की भी बात भी नहीं सुनता जब हक की बात करनी हो। तो ऐसे लोग 1% होते हैं और 99% लोग ऐसे नहीं होते। तो लॉ को डर लगता है, लॉ जजमेंट पे नहीं चीज़ डालता, तो लॉ आर या पार रूल बताता है। वो कहता है डायरेक्टर अगर कंपनी से ये ताल्लुक होगा नहीं ऑडिट कर सकता, फलाना शख्स का कंपनी से ताल्लुक होगा नहीं ऑडिट कर सकता। तो हम दो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। जब कंपनी लॉ आएगा तो वो मना कर देगा, वो कहेगा खबरदार ये ताल्लुक अब इसने करना ही नहीं ऑडिट। हम चाहे कसमें खा के कहते हैं भाई इसका आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं डायरेक्टर की बीवी ऑडिट नहीं कर सकती उस कंपनी का जिसमें डायरेक्टर है। अब आप चाहे कह दें कि भाई ये तो घर में भी नहीं उसकी सुनती, तो यहाँ क्यों सुनेगी, ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, इनका तो मतलब बहुत हर वक्त ही जो झगड़ा चलता रहता है। लेकिन कानून की नज़र में अगर एक बीवी है या एक शौहर है, डायरेक्टर की बीवी या डायरेक्टर का शौहर, तो उससे इतना इन्फ्लुएंस आ जाएगा कि ऑडिट सही नहीं हो सकेगा। तो इसमें बजाय इसके कि वो सोचें, हमारे पास बेंचमार्क रखें कि जी आप देख लो अगर उनके ताल्लुकात बहुत कशीदा चल रहे हो तो ऑडिट हो सकता है, और अगर उनके ताल्लुकात बेहतर हैं तो ऑडिट नहीं हो सकता। तो लॉ ने इतनी ज़्यादा सोचने का ऑप्शन ही नहीं दिया। लॉ ने एब्सोल्युटली कह दिया कि डायरेक्टर की बीवी या डायरेक्टर का शौहर वो ऑडिट ही नहीं कर सकते। तो लॉ तो अंधा होता है, वो तो बस एग्जैक्टली इस तरह की बात करता है जी। अब अगेन अभी लॉ पढ़ेंगे तो सारी बात आएगी ना, ये तो हमने एक एग्जाम्पल दी है। अब इससे अगला मामला कोड ऑफ एथिक्स हमें बताएगा। कोड ऑफ एथिक्स कहेगा फॉर एग्जांपल डायरेक्टर की बीवी ऑडिट नहीं कर सकती, लेकिन लॉ ने ये नहीं कहा कि डायरेक्टर का भाई ऑडिट नहीं कर सकता। और हो सकता है कि वो अपनी बीवी से ज़्यादा अपने भाई से अटैच हो, बीवी की सुनता ना हो, भाई की हमेशा सुनता हो। और भाई वो हो जिसने इसको पाला हो, वो बड़ा भाई हो, 8-10 साल बड़ा भाई हो, उसने जनाब इसको थ्रू आउट इसकी हेल्प की हो, इसकी फाइनेंशियल हेल्प की हो, तो वो अपनी बीवी से ज़्यादा अपने भाई की सुन रहा है। लेकिन कानून की नज़र में बीवी खतरनाक है, भाई खतरनाक नहीं है। कानून है ना, उसने अपना एक बेंचमार्क सेट कर दिए। अब जब भाई है तो यहाँ कानून तो खामोश है। अगर हम कंपनी लॉ से पूछेंगे वो कहेगा भाई आके ऑडिट कर दे, कोई दुख नहीं। कोड ऑफ एथिक्स आके कहेगा नहीं भाई आप एक दफ़ा देखो कि जो बंदा ऑडिट करने आ रहा है उसका कंपनी से क्या ताल्लुक है, और उस ताल्लुक को जांच के जजमेंट बेसिस पे बताओ कि ये बंदा ऑडिट कर सकता है या नहीं। तो जब हम कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर 13 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे लॉजिकली बंदे का ताल्लुक कितना है, क्लोज कितने हैं, पैसे कितने इन्वॉल्व हैं, फिर डिसाइड करेंगे बंदा ऑडिट कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन कंपनी लॉ बहुत लॉजिकली नहीं बात करेगा। कंपनी लॉ एक एब्सोल्यूट रूल दे देगा, ये ऐसे है, ख़त्म कहानी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कंपनी के पैसे देने, वो ऑडिट नहीं कर सकता, कह दिया लॉ ने। अब चाहे 2 रुपये देने हो वो ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि लॉ ने मना कर दिया। तो कोड ऑफ एथिक्स जजमेंटल फ्रेमवर्क की, फेयर फ्रेमवर्क की बात करता है, वो आपको मार्जिन देगा। तो इसलिए जब कंपनीज एक्ट हमें कहेगा ना कि ये 11 तरह के लोग ऑडिट नहीं कर सकते, तो हम ज़रूर दुखी होंगे कि इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या लॉजिक है। लेकिन अल्टीमेटली हमें याद वही करना होगा जो लॉ ने हमें कह दिया होगा। लॉजिक वाला काम हम ज़रूर करेंगे, वो उस चैप्टर में करेंगे जब आईकेएप का कोड ऑफ एथिक्स आएगा और वो कहेगा कि आपने उस फ्रेमवर्क को कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। आपने अपने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके अंदाज़ा लगाना है कि ये ऑडिटर इस कंपनी के लिए मुनासिब है या नहीं है। तो अभी तो आगे चलेंगे। ऑडिट की यही खूबसूरती है, पहले दिन हर बात करने का दिल कर रहा होता है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ना होता है। तो ऑडिट की जो डेफिनेशन है ये समझ आ रही है सबको। फिर नीचे पहुँचे आप लोग बॉक्स में, अगर दिखाएं ज़रा हैंड आउट जी। डेफिनेशन से रिलेटेड कोई सवाल है शायद? अच्छा जी, बॉक्स में हम पहुँचे। बॉक्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में उन्होंने उसका तस्करा किया हुआ है। आप इसको बस पढ़ के एक दफ़ा मुस्कुरा दें। कंपनी लॉ होता तो मैं आपसे कहता इसको भी याद कर लें, कोई पता नहीं पेपर में आ जाए।
और कंपनी लॉ में 2-3 अटेम्प्ट पीछे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इट इज़ पेपर में भी सवाल आया था। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस आपने पढ़ के मुस्कुरा देना है। क्या आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिखी हुई सारी बातें समझ आ रही हैं? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है जिससे अकाउंट्स दिखाए जाते हैं और उसमें टिपिकली जो अकाउंटिंग के मशहूर स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक ये 5-6 तरह की चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। 5 वो चीज़ें जो आप पढ़ते हैं और छठा हम नॉर्मली कंपैरेटिव्स का जिक्र करते हैं जो साथ साथ अटैच होते हैं। ये क्लियर है? फिर नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जिनको ऑडिट करने गए हैं उनके ऊपर कौन से अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने नहीं बोला, अब क्योंकि यूएसए के अंदर आप जनाब यूएस गैप्स की बात करेंगे, अब वो स्टैंडर्ड्स तो नहीं हो, तो प्रैक्टिसेस हैं। तो इसलिए इन्होंने ग्लोबल वर्ड इस्तेमाल किया, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जो भी उस इदारे के ऊपर एप्लीकेबल अकाउंटिंग के रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड, फ्रेमवर्क होंगे उनका जिक्र हो रहा है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये बात समझ आ रहा है? जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट है और जहां अप्रोप्रिएट हो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG शॉर्टकट में लिखा है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। क्योंकि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस किताब में इतनी दफ़ा है तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके हमने शॉर्टकट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के लिए, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के लिए TCWG और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए F/S। चूँकि किताब में सैकड़ों दफ़ा ये अल्फाज थे तो इन सारों को रिप्लेस ऑल करने से हमने जो है अपनी किताब में से कोई 1000+ वर्ड्स माइनस कर दिए, जिसकी वजह से कुछ पेजेस कम हो गए, जिसकी वजह से कुछ दरख्त कटने से बच गए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए हमने जो है ना, हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमने चंद वर्ड्स को छोटा करके और इन्वायरमेंट को बचाने में जो है वो अहम किरदार अदा किया है। अगर आप सपोर्ट करें तो हम इन्वायरमेंट को और बचा सकते हैं। हम किताब की सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में डालें? नहीं, आप इन्वायरमेंट नहीं बचाना चाहते, आप जो है हमारा ख़र्चा कराना चाहते हैं। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो है जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट की और जहां अप्रोप्रिएट हो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी, ताकि उस तरह के फाइनेंशियल्स बने जो उस तरह की एंटिटी की जो रूल्स हैं और वो जो सारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा मीट कर रहा हो, और दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, या जिसको लॉ ने कहा हो कि भाई आप इसके लिए ये वाला स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। Applicable financial reporting framework is decided by legislative or regulative environment which each individual country and accounting standards within each। तो हर मुल्क के अपने अपने लॉ होंगे, अपने रूल्स होंगे, तो कौन सा फ्रेमवर्क किस पे एप्लीकेबल है, अगर मुल्क का लॉ बता देगा तो आप उसको फॉलो करेंगे। आप बैंकिंग कंपनी को ऑडिट करने जाएंगे तो हो सकता है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 ने कुछ अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क बताया हो, आप उसको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनियों में जो स्टेट बैंक है उसने एक सेट ऑफ रेगुलेशंस दिया, उसको कहते हैं प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। ये बैंकिंग की ज़बान में ना बड़ा मशहूर होता है कि स्टेट बैंक के PRs, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, तो स्टेट बैंक वाले उसको फॉलो करेंगे। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आपने ये नहीं लिख देना ये IAS को कहते हैं, आपने कहना ये उन रूल्स को कहते हैं जो उस इदारे ने फॉलो करने हैं, और नॉर्मली ये रूल्स हमें गवर्नमेंट बता देती है, कानून बता देता है। अगर वो खामोश हों तो हम देखते हैं इस तरह की एंटिटी की क्या नेचर और उसको किस तरह के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। क्या ये पैरा समझ आ रहा है? नीचे पे एक जनरल डिस्कशन थी, अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप और एजेंसी। डायरेक्टर का स्टीवर्डशिप रोल है, ये समझ आया? एसेट्स की लुक आफ्टर करते हैं। शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक एजेंसी का ताल्लुक है। डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के एजेंट हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकाउंटेबल होंगे शेयर होल्डर्स को, और अकाउंटेबिलिटी शो करने के लिए जनरल प्रिंसिपल है कंपनी लॉ का कि डायरेक्टर सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं ताकि शेयर होल्डर्स के सामने रखी जाएं और वो उसको अप्रूव करें। और फिर कंपनी लॉ में आपको याद होगा कि शेयर होल्डर्स के सामने वो फाइनेंशियल्स रखने जिनका ऑडिट भी हुआ हो, और ऑडिट रिपोर्ट भी हमने साथ भेजनी होती थी। उस वक्त हम ऑडिट पे ज़्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हमारे पास एक पूरा सब्जेक्ट था। तो ये जो नीचे जितनी भी डिस्कशन है ये आपने पढ़ी, समझ आ रही है? नेक्स्ट पेज पे आप गए तो उन्होंने कहा की फीचर ऑडिट रिपोर्ट के ये हैं कि ऑडिटर जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए और रिपोर्ट जो है ये ओपिनियन दे के फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। ये एक जनरल बात की, नीचे इन सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर समझ आ रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू का मतलब है फ्री फ्रॉम एरर और फेयर का मतलब है
कि कोई अनड्यू बायस ना हो, फाइनेंशियल्स में कोई ऐसा ना हो कि किसी ने अपनी पसंद से चीज़ें प्लस माइनस कर दी हो और वो दिखने में अच्छी अंडरस्टैंडेबल हो। तो टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू एंड प्रेजेंट फेयरली इंडिकेट कि एक जजमेंट इज बीइंग गिवन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड अपॉन एंड हैव बीन प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क। जब ये लिख देता है ना ऑडिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, तो इस लफ्ज़ का मतलब होता है कि वो मुतमईन है और वो अपने यूज़र्स को भी एतमाद देना चाह रहा है कि ये फाइनेंशियल्स पे आप भरोसा कर सकते हैं, आप घबराए नहीं। डन। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, इसमें बताएं कोई जुमला जो नहीं समझ आ रहा। छोटी छोटी मटेरियल चीज़ों को ऑडिटर इग्नोर कर देगा, सैंपल पे काम करता है और कभी कभी हल्की फुल्की इश्यूज आएँ और वो मिला के मटेरियल ना हो तो ऑडिटर उनको थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकता है, क्योंकि ऑडिटर को इतना मार्जिन रखना पड़ता है। अगर वो बहुत परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेगा तो वो ऑडिट नहीं कर सकेगा। क्यों भला? याद है वो 500 ब्रांच है। अब 500 ब्रांचों में 1 से 2 अकाउंटेंट तो होंगे, तो समझे 700 अकाउंटेंट होंगे उस इदारे में। अब 700 अकाउंटेंट ने 12 महीने या यूँ समझे साल के 365 दिन धड़ाधड़ एंट्रियाँ रिकॉर्ड की हैं। अब ऑडिटर कितनी बड़ी टीम लेके जाए कि सारी एंट्रियाँ चेक कर सके? तो ऑडिटर बेचारे की मजबूरी ये है कि उसे सैंपल पे काम करना पड़ता है। तो ऐसे में कोई इमैटेरियल चीज़ आ जाए, छोटी चीज़ आ जाए, तो वो उसको इग्नोर कर सकता है। उसको स्टैंडर्ड्स ने ये इजाज़त दी है कि भाई आप थोड़ा सा रिलैक्स चल सकते हैं। अब सवाल ये कि सैंपल किस बेसिस पे सिलेक्ट होता है? ISF 530 की बेसिस पे, वो भी हमने पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो हर चीज़ के ऊपर, एविडेंस के ऊपर अलग स्टैंडर्ड है, सैम्पलिंग पे अलग स्टैंडर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है उस पर अलग स्टैंडर्ड है, प्रोसीजर्स कैसे लगाने अलग स्टैंडर्ड है, रिपोर्ट कैसे बनानी है 4 अलग स्टैंडर्ड्स हैं। एंड ऑफ ऑडिट के करीब क्या करना है 2 स्टैंडर्ड है, मिड ऑफ द ऑडिट क्या करना है 6 स्टैंडर्ड है। हर बात पे स्टैंडर्ड है। तो हम जेनेरिकली पढ़ते पढ़ते पूरी कहानी समझेंगे और बीच बीच में अपने पजल सॉल्व करते जाएंगे कि अचानक से हम कहेंगे लो भाई अब हम रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे इन 2 हफ्ते। उन 2 हफ्ते रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे उनकी सारी चीज़ों को समझेंगे। तो अभी सारी चीज़ों का ओवरऑल एक आउटलुक हमारे सामने आ गया है कि एक ऑडिटर आता है, पहले वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिर वो आके कुछ काम करेगा, काम करने के बाद वो एक रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के सामने जाएगी और ऑडिटर फर्म कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। फिलहाल कहानी इतनी है। अब रिपोर्ट में क्या लिखा होगा उसके ऊपर अलग बातें हैं, प्रोसीजर लगाते हुए क्या एहतियात होगी उस पर अलग बातें हैं। जी, मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में जो लाइनें लिखी हुई हैं समझ आई हैं? जी जी। अब जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा तो उसमें क्या इमैटेरियल चीज़ों को हाईलाइट करे? अगर वो इतनी इमैटेरियल हैं कि ऑडिटर उसके ऊपर प्रोसीजर नहीं लगाना चाहता तो असूल उनसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर उसे एक जुमला ज़रूर लिखना चाहिए कि मैं ये रिपोर्ट बनाते हुए ये जहन में रखें कि मैं मेटीरियलिटी के मुताबिक काम करता हूँ। यानी यूज़र्स को ये ज़रूर बता दें कि मैं 100% बात नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें इमैटेरियल होंगी तो मैंने उसको इग्नोर भी कर दिया होगा। तो जब हम रिपोर्ट पे जाएंगे तो उसमें ये सारे अल्फाज आपको नज़र आएंगे। 3 सफ़े की तो रिपोर्ट है जिसको देखेंगे कि उसके अंदर क्या बात है, वही तो आउटकम है। एंड पे पैसे तो उसी कागज़ देने से मिलते हैं। हाँ, मतलब वो 3 सफ़े पे रिपोर्ट होती है, यानी पूरा ऑडिट करने के बाद लाखों रुपए की ऑडिट की असाइनमेंट है और एंड पे आप लोगों ने 3 कागज़ दिए और निकल गए। सोचें उनमें से एक कागज़ कितना होगा? अगर 45 लाख का ही ऑडिट है तो पर पेज 15 लाख रुपए। असल में पीछे की मेहनत तो कोई भी नहीं देखता। ठीक है, जैसे आप जब इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे CA तो लोग कहेंगे यार एक कागज़ ही तो है, तो आप कहेंगे मेरी आधी ज़िंदगी खा गया कागज़, क्या बात करते हो हैं, जवानी उजड़ गई मेरा ये कागज़ लेते लेते बाल मेरे सर के ख़त्म हो गए, तो तुम जो है वो कहते हो ये सिर्फ कागज़ है। तो इसी तरह से ऑडिटर का वो आपको तो 3 कागज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीछे उस गरीब जिस मुशक्क़त से गुजरा है वो तो अभी हमने पढ़ना है इस पेपर में। जी, मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? नीचे जो लिखा था मैंने ख़ास तौर पर कहा था नहीं पढ़ना। कुछ लोगों ने जज्बाती होकर फिर भी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा, शाबाश, मुझे फ़ख्र है। ये नहीं कि आप गलती से कम पढ़ सकते हैं लेकिन गलती से ज़्यादा नहीं पढ़ते। सबसे एंड पे पहुँचे आप। एडवांटेजेस स्टैट्यूटरी ऑडिट के, ये आपने पढ़े। याद साथ तो हमने कुछ करना नहीं है, तो ये देख के क्या बात समझ आ रही है? और अगर ये ना यहाँ ना लिखे होते और मैं आपसे कहता कोई से 5 खुद से लिखें, क्या आप लिख सकेंगे? बस इस काबिल हमने हो जाना है कि ऑडिट का असल फ़ायदा बेसिकली क्या है? भरोसा हो जाएगा फाइनेंशियल्स पे। तो आप हर स्टेक होल्डर पकड़े, कहीं टैक्स वालों को फ़ायदा हो जाएगा,
एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा, शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हो जाएगा, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो जाएगा, डायरेक्टर्स को फ़ायदा हो जाएगा, अकाउंटेंट्स को फ़ायदा हो जाएगा, जनरल कम्युनिटी को फ़ायदा हो जाएगा। आप तमाम जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कह दें उन सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि सबको अकाउंट्स यूज़ करने और सब डरे बैठे होते हैं कि यार इसमें झूठ ना लिखा हुआ हो, क्योंकि अगर फाइनेंशियल झूठे हुए तो उनकी डिसीजन ख़राब हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल सच्चे हैं, इसके ऊपर ठप्पा लगा के कौन जा रहा है? ऑडिटर। बस दुआ ये करनी है कि वो एक ईमानदार आदमी हो, और इस पूरे सिलेबस में एज्यूम ये करना है कि वो ईमानदार आदमी है। एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 13, वही एथिक्स वाला, जहाँ हम कहेंगे कि वो क्या मसले हैं जो उसको डगमगा सकते हैं, फिर उन मसलों का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको फर्म में भेजने से पहले एक ईमानदारी का लगा के जो है फिर आपको फर्म में भेजा जाएगा इंशाल्लाह। जी जी, अगर फाइनेंशियल्स गलत हों तो क्या ऑडिटर बताएगा? 100% बताएगा। उसने रिपोर्ट में फिर ये थोड़ी लिखना है कि फाइनेंशियल साफ़ हैं, वो बताएगा कि इसमें ख़राबी है। अब ख़राबी किस लेवल की है और किस लेवल पे उसने क्या अल्फाज लिखने हैं, इसके ऊपर चैप्टर 14 में बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी। लेकिन ऑब्वियसली ख़राबी होगी तो वो बताएगा, ख़राबी नहीं होगी तो ये बताएगा कि ख़राबी नहीं है। जी, कल जितना हमने पढ़ा उसमें कोई मज़ीद कन्फ्यूजन, कोई सवाल? जी, नॉन स्टैच्यूटरी क्या होता है? स्टैच्यूटरी होती है लीगल रिक्वायरमेंट। अब जब कंपनी का ऑडिट होता है तो जो रूल्स होते हैं वो उन्होंने फॉलो किए हैं, कंपनी लॉ के, फलाना लॉ के, वो तो ऑडिटर तसल्ली कर देता है। जब वो ऑडिट करके जाता है तो ये भी समझ आ जाती है कि जो रेगुलेटरी रूल्स थे उसके अलावा कंपनी ने जो अदर रिक्वायरमेंट है वो भी बड़े अच्छे तरीके से, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने अपना काम सही से किया है, अकाउंटेंट्स ने अपना काम सही से किया है। जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो ये हौसला हो जाता है कि जो इनकी लीगल ड्यूटीज़ थी वो तो थी ही थी, उसके अलावा कंपनी की जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। जी, इसमें एथिक्स आ जाएंगे, इसमें उनकी गवर्नेंस आ जाएगी, यानी कि उन्होंने अपनी कंपनी को कैसा चलाया। तो देखें ना, अगर एक कंपनी का ऑडिट हुआ और ऑडिटर ने एंड पे कोई ख़राब ओपिनियन नहीं दी है तो एक हौसला सा तो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक इंटरनेशनल फर्म को बुलाएं और उसको कहें पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ इसका ऑडिट करो। अब वो इलेक्शन ऑडिट करने के बाद सब कुछ सही था तो एक हौसला सा आ जाएगा, एक एतबार सा हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वो ड्यूटी थी वो भी, और उसके अलावा जो नीचे सारे लोग थे उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां, जहां जहां जितने जितने ठप्पे जिस बंदे ने लगाने थे वो सारी जिम्मेदारियां, यानी कि तमाम लोगों ने ठप्पे लगाने थे उनसे वो जो ठप्पे लगवाने की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सही से। असल में 9 मई इतने करीब है कि बहुत एहतियात करनी पड़ती है, जो है ना, उसकी बरसी मनाना ना शुरू हो जाए। जी, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? आपके चेक एंड बैलेंस, एक इदारा जो उसके चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं, वो जितने मजबूत होंगे उतने एरर्स, फ्रॉड कम होंगे, और जितने कमज़ोर होंगे। फॉर एग्जांपल, आप पहले दिन आके क्लास में बैठ जाएं और 4-5 महीने तक पढ़ते रहें और आपसे कभी कोई पूछे ही नहीं कि भाईजान आपकी इंस्टॉलमेंट भी आनी थी, तो अल्टीमेटली एंड पे हमारे जो फाइनेंशियल्स होंगे वो अच्छे तो नहीं बनेंगे। उसमें बहुत सारे रिसीवेबल्स गलत आ रहे होंगे, क्योंकि जो बच्चा पढ़ के चला गया उसने तो पैसे नहीं देने, जो पढ़ता हुआ बच्चा वो पैसे नहीं दे रहा, तो जो पढ़ के चला गया। तो टेक्निकली अगर हमारे रूल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमारे मसले होंगे, तो अगर हमारे रूल स्ट्रॉन्ग होंगे तो मसले कम होंगे। जब मसले कम होंगे तो ऑडिटर आएगा, अगर ऑडिटर कहता है आपके अकाउंट्स अच्छे बने हुए हैं तो ऑटोमेटिकली हमें हौसला हो जाएगा कि इसका मतलब है हमारे चेक एंड बैलेंस, हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा जो अकाउंटिंग का निज़ाम था वो अच्छा काम कर रहा था, तभी तो ऑडिटर भाई हमें सनद दे के गए कि आप अच्छे लोग हो। तो इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब होता है आपके अपने इंटरनल रूल्स, चेक एंड बैलेंस, जिससे आप लोगों को रोकते हैं, होल्ड करते हैं। जी, ऑडिटर रिपोर्ट तकरीबन करेक्टर सर्टिफिकेट है। असल में ऑडिट रिपोर्ट से ना वही वाली बात है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई इंटरनेशनल फर्म, एक इंडिपेंडेंट फर्म पाकिस्तान में आके अगर एक ऑडिट रिपोर्ट दे दे और कह दे कि ठीक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अच्छा काम किया, तो उसके बाद फिर हम फेसबुक पे कोई बात करने जोगे ही नहीं रहेंगे। हम कुछ भी कहेंगे तो वो कहेंगे भाईजान हमने पाकिस्तानी नहीं, हमने दुनिया की सबसे बड़ी वाली फर्म से सबसे इंडिपेंडेंट वाला ऑडिट करवाया है, उन्होंने आके खुद से ऑडिट किया और उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। तो इससे क्या होता है, लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। तो ऑडिटर की रिपोर्ट से बहुत सारे खदशात, बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि फिर ऑडिटर का ईमानदार होना शदीद तरीन ज़रूरी है। ये अगर बेईमान हुआ तो फिर तो पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं, आप पे भरोसा करेंगे। तो आपके अंदर अगर अच्छा इंसान ना हुआ और आप थोड़ा से करप्ट हो गए तो अल्टीमेटली आप जो है वो लाखों लोगों के साथ फ्रॉड कर देंगे। तो खैर आज वो दिन नहीं है। एथिक्स आएगा तो मैं तकरीबन इतना ही इमोशनल होकर, इससे ज़्यादा रूहानी आवाज़ में जो है आप लोगों के अंदर जो है ना एक अच्छा इंसान जगाने की कोशिश करूँगा। जी, कल जो हमने पढ़ा सब क्लियर है?
पक्का? ठीक है जी। इस पेपर का नाम क्या है? ऑडिट एंड थोड़ी सी एश्योरेंस। आज पहली और आखिरी दफ़ा एश्योरेंस के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ताकि आप एश्योरेंस पे टिक लगा दें। आपसे कोई पूछा, आप कहें आधा पेपर मैंने पढ़ लिया है। जी, जी, इन्होंने एक इशू हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कुछ जगह ये डर होता है कि हम आपको निकाल देंगे जॉब से अगर आप बेईमानी नहीं करेंगे। इसका क्या सलूशन है? तो अभी तो वो एथिक्स वाला चैप्टर आएगा तो फिर हम देखेंगे ना। ये तो बड़ा छोटा सा प्रेशर है। वो कहते हैं हम टांगे तोड़ देंगे आपकी, गोली मार देंगे, उठवा लेंगे आपको, केस कर देंगे। तो ये तो मतलब जॉब छोड़ना तो बहुत छोटी धमकी है। धमकियाँ तो बड़ी जालिम किस्म की मिलती हैं। आप जिस कंपनी को ऑडिट करने गए हैं उनके हज़ारों बंदों के बीच में आप बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। आपने जब रिपोर्ट देनी है तो आपके इर्द गिर्द 15 लोग खड़े हुए होंगे और पावरफुल लोग होंगे, CFO लेवल के लोग होंगे, डायरेक्टर लेवल के लोग होंगे, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ होंगी उनकी और करोड़ों के घबले करके बैठे हुए होंगे। और आप 19,000 रुपये कमाते हुए एक ट्रेनिंग। तो यहाँ आपका ईमान टेस्ट होगा कि वो करोड़पति हो के 2 नंबर करोड़ नहीं बात तुम जा। लेकिन अगेन माहौल सेंसिटिव हो जाएगा, तो उस सेंसिटिव माहौल का क्या हल निकालेंगे? रेलेवेंट चैप्टर में जाके। असल में ऑडिट में सारी चीज़ें एक साथ चल रही है ना, तो हम हर चीज़ पे अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो एक पूरा चैप्टर एथिक्स के नाम का है जिसमें हम इन सारे मसलों का हल निकालने की एथिकल और लीगल देखेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। डन? पक्की बात है? ठीक है। कंपनी में एक नीचे लेवल का एम्प्लॉई तगड़ा होगा या दरमियान लेवल का एम्प्लॉई तगड़ा होगा? दरमियाने लेवल का एम्प्लॉई तगड़ा होगा या ऊपर के लेवल का एम्प्लॉई तगड़ा होगा? वो एम्प्लॉई तगड़ा होगा या वो जिन्होंने उसको हायर किया होगा? उन्होंने आपको कहा होता है रिपोर्ट दो, आप ओनर्स को रिपोर्ट दे रहे होते हैं। आप सबसे ज़्यादा तगड़े बंदे के साथ होते हैं और कोई उससे भी बहुत तगड़ा है जिसके लिए आप सोच रहे होते हैं। तो जब कोई बहुत तगड़ा, कोई सुपर तगड़ा मालिक, तो जब आप अल्लाह के बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वही बात है कि आपको अभी छोटे एम्प्लॉई की निस्बत बड़े एम्प्लॉई पे भरोसा ज़्यादा हो गया। बड़े एम्प्लॉई से ऊपर वाला एम्प्लॉई ज़्यादा समझ आया और उससे ज़्यादा वो समझ आया जो उसको हायर कर रहा है। तो आपको एहसास हो गया कि मेरा हाथ तो उसने पकड़ा होगा जो इनको हायर कर रहा है, तो वो क्या कमाल चीज़ होगा। तो अगर आपका हाथ वो पकड़ ले जो सबको हायर करता है, जो सबको बनाता है, तो फिर तो खौफ ही ख़त्म हो गए सारे। फिर मर जाएं भले, फिर वाकई मर जाएं। फिर एक अनलिमिटेड लाइफ तो इतनी खूबसूरत है, तो अच्छी बात है। बगैर खुदकुशी किए जल्दी से निकल लिए। शहादत की मौत, अच्छाई में नेगरा में मौत। तो मौत तो आनी है, खुशगवार आए तो क्या ही अच्छी बात है। और जो छड़े छांट लोग होते हैं उनको क्या मौत से डरना। फैमिली वाले होते हैं कि वो बच्चों का सोचते हैं, वो ससुर का सोचते हैं, वो सास का सोचते हैं, वो किसका वो साले और उन लोगों का सोचते हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो कि आप कहीं सर ने लेक्चर में कहा था बीवी का सोचते हैं, तो देखे ना वो अपने सारे रिलेटिव्स को सोचते हैं। आप लोगों को तो आपने एवं ही जो हॉस्टलों में बैठ के वेली ज़िंदगी गुजारनी है, कोई अच्छे काम करते हुए मर जाए। मरने से नहीं डरना चाहिए। मैंने कहा बीवी का सोचते ही मौत जो है ज़्यादा आसान ऑप्शन लगना शुरू हो जाती है। इतनी भयानक नहीं होती बीवियाँ ये जो है ना, मतलब गला मनिया जिनकी शादी हो गई होती है ना, वो फिर दूसरे लोगों को उस तरफ आने नहीं देते। उनको कहते हैं नहीं नहीं तबाह हो जाओगे, ख़त्म हो जाएगी, आज़ादी ख़त्म हो जाएगी और वो फलाना। कहाँ आज़ादी ख़त्म होती है? हाँ, कौन सी आज़ादी ख़त्म हुई है? ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि सहरी का टाइम करीब था, नींद आ रही थी। अब चौधरी एंड सन्स की आखिरी 2 एपिसोड रहती थी, देख ली, इसमें क्या मसला है? चीज़ें देखी, आज़ादी ख़त्म होती है और नहीं ख़त्म होती है, गल्ला बनिया ने। चलें जी वापस आते हैं इधर। कफ़ारे अदा करने पड़ते हैं जब आप जो है वो ज़्यादा टाइम ऑफिस को दें, तो फिर जो है ना वो फिर चौधरी एंड सन्स देखना पड़ता है। इस दफ़ा वाले तो सारे फजूल चल रहे हैं ना रमज़ान के, ख़वातीन को पता होगा। चूँकि हमने शुरू के एक दिन देखे तो वो सारी फजूल लगे, तो फिर हमने पुरानों को सर्च करके तो एक हमें ड्रामा मिल गया, तो वो बहरहाल अब वो ख़त्म हो गया। अब देखेंगे कल परसों से आगे क्या होगा। गुलामी तो निभानी है ना।
अश्योरेंस, कोई बात नहीं, मैं भी मौका मिलता है तो उसको इंसेप्शन दिखाता हूँ, इंटरस्टेलर दिखाता हूँ, शटर आइलैंड दिखाता हूँ, ताकि वो इतना घूम जाए कि सारा मेरा इंतकाम पूरा हो जाए। अश्योरेंस जी, ये सारे नाम जो मैंने लिए हैं ना, ये बड़ी उलझी हुई सी मूवीज़ हैं जो ना दिमाग को अच्छा खासा ख़राब कर देती हैं। तो फिर जो है ना, जब मैं ड्रामे देखता हूँ तो फिर मैं इंतकामन जो है ना, मैं फिर ऐसी मूवी ढूंढ ढूंढ के लगाता हूँ ताकि जो है ना 4-5 दिन तक तो वो परेशान रहे कि हुआ क्या। वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा था तो आगे उसने मरना है या नहीं, या ये जो लट्टू चल रहा था तो ये भी ख्वाब था या ख्वाब के अंदर वाला ख्वाब था या ये ज़िंदगी थी। तो खैर, अश्योरेंस किसे कहते हैं? तसल्ली को। याद है मैं पहले दिन आपको बताया था ऑडिट किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल को। फिर आपसे मैंने कहा कि हमारे सिलेबस में ऑडिट महदूद है, सिर्फ अकाउंट्स की जांच पड़ताल को ऑडिट कहते हैं। तो यहाँ किसी भी चीज़ की ऑडिट के लिए फिर हम वर्ड ऑडिट इस्तेमाल करेंगे, अश्योरेंस इस्तेमाल करेंगे। अश्योरेंस का मतलब है तसल्ली, हौसला। अश्योरेंस के 3 लेवल होते हैं, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, लिमिटेड या अश्योरेंस। बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ अकाउंट्स का ही ऑडिट करवाया जाए, आपसे कोई भी असाइनमेंट करवाई जा सकती है। और इवन जैसे मैंने कहा इलेक्शन कमीशन का ऑडिट, तो शायद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जाके इलेक्शन कमीशन का ऑडिट कर रही हो, और शायद वो ये ऑडिट ना कर रहे हो कि अकाउंट्स ठीक बने हुए या नहीं बने हुए, वो शायद ये चेक कर रहे हो कि इलेक्शन सही तरीके से हुआ था या नहीं हुआ था। हम लोग जब इदारा शुरू कर रहे थे तो हमारा भी ऑडिट हुआ। आईकेएफ ने कहा हम आपको ऑडिट करेंगे और हम आके देखेंगे कि क्या आप इस काबिल हैं कि हम आपको RAET का सर्टिफिकेट दें। तो उन्होंने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देखे थे, उन्होंने देखा था क्या हम इस काबिल हैं, क्या हमारे अरेंजमेंट ऐसे हैं कि हमें एक रजिस्टर्ड अकाउंटिंग ट्यूटर का दर्जा दिया जा सके। तो इसका मतलब है इस तरह के तमाम ऑडिट जिसमें अकाउंट्स के अलावा किसी चीज़ को देखा जा रहा है, उसके लिए फिर हम वर्ड बोलेंगे अश्योरेंस। अश्योरेंस तो जगह जगह चाहिए होती है। आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी से चीज़ें ख़रीदने लगे हैं तो वो कंपनी वाले कहते हैं जी ISO फलाना सर्टिफाइड है, हम आप जाके बेशक पूछ लें कंपनी से। तो इसका मतलब है किसी इंटरनेशनल कंपनी ने उनको ठप्पा लगा के दिया है कि आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो थे क्वालिटी के वो आपने पूरे किए। तो अश्योरेंस का मतलब है जब भी एक सर्विस प्रोवाइडर के पास वो आएँ, अब ऑडिटर बोलना मुनासिब नहीं है, जब एक सर्विस प्रोवाइडर के पास आएँ और उसको कहें कि भाई आपने हमें ये तसल्ली देनी है, तो उस तसल्ली देने की असाइनमेंट को कहते हैं अश्योरेंस। अश्योरेंस के 3 लेवल हैं। एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब है 100% अश्योरेंस। कोई आके आपसे कहे कि मुझे इस चीज़ पे अश्योरेंस दो कि हम लोगों ने रूल्स फॉलो किए या नहीं किए, और एंड पे आप कहें मैं कसम खा के 100% कामिल यकीन से आपको ये कहता हूँ कि आपके अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं, तो ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस है। कैसी अश्योरेंस देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी चाहिए? कुछ इमटेरियल चीज़ें आपने इग्नोर भी कर दी होंगी, फिर आपने किया होगा सैंपल पे काम, और ट्रांजैक्शन किस वक्त हुई हैं और आप इस वक्त ऑडिट कर रहे हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस है ना। आपको एक रसीद नज़र आ रही है जिस पे लिखा हुआ है 1 मई 13,000 रुपये अमजद ने साबिर को दिए। अब पता नहीं उस दिन वाकई ऐसा हुआ था या नहीं, कागज़ तो यही बता रहा है। तो जितना मर्जी भी आप परफेक्ट ऑडिट कर लें, चीज़ें परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट एश्योरेंस सर्विस इंडस्ट्री में नहीं दी जा सकती। एक डॉक्टर ने 7,000 दफ़ा एक ऑपरेशन किया हो और उसके बाद वो 7,001वीं दफ़ा ऑपरेशन के लिए मरीज़ को अंदर लेके जा रहा हो और फैमिली मेम्बर कहें कि डॉक्टर साहब सक्सेस रेट क्या है, वो कहेगा जी 99.99%। आप घबराएं मत, अल्लाह भला करेगा, कोई और अनसर्टेनिटी ना हुई तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा, लेकिन वो 100% की गारंटी नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है। वो बंदे को अंदर लेके गया, बंदे का फेफड़े में मसला है, उसका उस वक्त मौत लिखी हुई थी दिल की किसी इशू की वजह से, अब ऑपरेशन के दौरान किसी और वजह से मर गया, आप इसको तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप गारंटी कैसे दे सकते हैं कि जिस बंदे को मैं ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहा हूँ वो जब बाहर आएगा तो परफेक्टली ऑल राइट होगा?
100 तरह के मसले हो सकते हैं, 100 तरह की नागहानियाँ हो सकती हैं। तो 100% एब्सोल्यूट कसम खा के एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। तो हमें हमारी फील्ड के लोगों ने, बड़ों ने मना कर दिया, खबरदार एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा ऑडिटर, कोई ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा। तो ये तो हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो गया। वो कहते हैं आप रीज़नेबल एश्योरेंस दो। रीज़नेबल का मतलब है आप एक हाई एश्योरेंस दे सकते हैं। हाई का मतलब है 100% नहीं, लेकिन शायद 70-80%। वो कहते हैं बहुत मेहनत करो, बड़ी अच्छी कोशिश करो, बड़ा अच्छा ऑडिट करो, और वो करने के बाद लोगों को कहो कि मैं आपको रीज़नेबल, मुनासिब एश्योरेंस देता हूँ। हम इसको एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रीज़नेबल। तो नॉर्मली ऑडिट नाम की जो असाइनमेंट है उसके अंदर जो हम एश्योरेंस देते हैं वो, मैंने एक लफ्ज़ बोला, ऑडिट नाम की असाइनमेंट में जो एश्योरेंस देते हैं वो रीज़नेबल है। तो अभी मैंने आपसे कहा था ऑडिट और चीज़ होती है, एश्योरेंस और चीज़ होती है। क्या मैं ये कह सकता हूँ ऑडिट भी एश्योरेंस की किस्म है? इसका मतलब एश्योरेंस बड़ा वर्ड है। एश्योरेंस का मतलब है दुनिया की किसी भी चीज़ पे किसी भी किस्म की तसल्ली, वो एश्योरेंस है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक देख के यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल्स को तसल्ली देने वाली ऑडिट। तो ऑडिट एश्योरेंस की एक किस्म है। एश्योरेंस का मतलब है किसी भी किस्म की तसल्ली दी जाए। सम टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता। क्लाइंट आपको कहता है कि जी आप हमारा ऑडिट कर दें 11 दिन में। आप कहते हैं 11 दिन में मैं कैसे ऑडिट कर दूं? ऑडिट करने के मुझे 2-2.5 महीने चाहिए। वो कहते हैं जी असल में हमारे हेड ऑफिस ने हमसे डाटा मांगा और हमें डर है कि इसमें कोई मोटी मोटी गलती ना रह गई हो। तो आप एक काम करें, इन अकाउंट्स को ज़रा मोटा मोटा देख के अपेरेंटली बता दें कि कोई सामने बड़ी मिस्टेक तो नहीं नज़र आ रही। तो आप अपने मोटे मोटे प्रोसीजर लगा के, हल्के फुल्के प्रोसीजर लगा के, रफ सी हिसाब किताब लगा के एक महदूद सी एश्योरेंस लेंगे और आप उनको रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ भाई चीज़ें ठीक लग रही हैं। ये कहलाएगी मॉडरेट या लिमिटेड एश्योरेंस। इसको नेगेटिव एश्योरेंस भी कहते हैं। इसमें आप ये नहीं कहते कि मेरे ख्याल में फाइनेंशियल्स ठीक हैं, आप कहते हैं मेरा नहीं ख्याल फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। ये नहीं कहते मेरे ख्याल में फाइनेंशियल्स ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। तो क्या उसने कह दिया कि फाइनेंशियल्स ठीक है? नहीं। क्या उसने कह दिया फाइनेंशियल्स गलत है? मैं एग्जांपल देता हूँ। 3 तरह के मामले हैं। फॉर एग्जांपल मुझसे आके कोई पूछे कि यार मैं तुम्हारे भाई से कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे ज़रा एश्योरेंस दो अपने भाई के बारे में। अब भाई के साथ मैंने इतने साल गुजारे हैं, मुझे उसका अच्छी तरह से पता है, बचपन से उसे जानता हूँ, अभी भी उसे जानता हूँ। तो हो सकता है मैं कहूँ यार मैं कसम खा के कहता हूँ मेरे भाई से डील करो, कभी झूठ नहीं बोलेगा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। कोई बड़े गहरे दोस्त के बारे में पूछे, यार इसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है तुम बताओ। अब मुझे पता है जितना मर्जी गहरा दोस्त है मैं उसको उतना नहीं जानता जितना मैं भाई को जानता हूँ। तो मैं उस बंदे से कहूँगा कि यार बड़ा अच्छा आदमी है, मेरे ख्याल में तुम इसके साथ डील कर लो, इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा रीज़नेबली मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ। वो कहेगा कसम खा के कहो, मैं को यार देखो मुझे नहीं पता कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है बेईमानी करता हो, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा भारी वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई अचानक से कहे कि सर वो आपकी क्लास में एक वो फलाना लड़का होता है, उसके बारे में आप बताएं वो कैसा है। अब वो उस लड़के ने सवाल 3-4 दफ़ा क्लास में सवाल पूछे हैं, एक आध दफ़ा क्लास के बाहर मुझे मिला, जितना मैं उसे मिला मैंने देखा कि थोड़ा डिसेंट सा आदमी है, लेकिन टीचर के सामने तो लोग अदाकारी कर रहे होते हैं। और उसने 3-4 दफ़ा इंटरेक्ट किया। अब कोई मेरे से पूछ रहा है जी उसके बारे में बताएं, पहली मेरी कोशिश होगी मैं कहूँगा यार मैं सॉरी मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। कि अच्छा चले आप हल्का सा बता दें। तो मैं कहूँगा जितना कोई मैं उससे मिला हूँ मैं नहीं जानता कि उस बंदे में कोई ख़राबी है, मैं नहीं जानता कि उस बंदे में कोई ख़राबी है। कल को उसमें ख़राबी निकल आई और वो मेरे पास आएंगे तो कहेंगे मैं कहूँगा मैं तो नहीं जानता था, निकल आई होगी ख़राबी। मैं जितना कोई उसे जानता था उस दौरान मैंने नहीं कोई ख़राबी देखी, और कल को अगर वो सही निकले तो मैं कहूँगा मैंने कहा था ना, मैंने तो ख़राबी देखी नहीं कोई इसमें। तो ऑडिटर ना सियासी सी नेगेटिव वर्डिंग इस्तेमाल करता है लिमिटेड एश्योरेंस में। मैं नहीं जानता कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, या मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मैं अपेरेंटली ऐसा कुछ नहीं कह सकता, मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बड़े मज़े के अल्फाज होते हैं, नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव। हमारे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिससे हम बता सकें कि फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है।
तो हम ये नहीं कह रहे फाइनेंशियल्स ठीक हैं, हम कह रहे हैं हमने जितना कोई देखा है हमें सामने सामने अपेरेंटली कोई गलती नहीं आई। क्या तीनों तरह की एश्योरेंस समझ आ रही है? इस तरह की एश्योरेंस हमारी फील्ड में एक असाइनमेंट में दी जाती है, उसको हम कहते हैं रिव्यू। तो अकाउंट्स के ऊपर दो बड़ी मशहूर असाइनमेंट्स हमारी फील्ड में जो हैं, एक का नाम होता है ऑडिट, एक का नाम होता है रिव्यू। ऑडिट कहते हैं डिटेल्ड प्रोसीजर्स लगाने को, रिव्यू कहते हैं फाइनेंशियल्स पे हल्के फुल्के प्रोसीजर लगाने को। हमारी किताब में एक चैप्टर हम रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे और 14 चैप्टर्स हम ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। डन? तो क्या ये एश्योरेंस के तीनों लेवल समझ आए? अब एक स्टेप आगे चलते हैं। एश्योरेंस में चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, दो तीन एग्जांपल्स लेके चलते हैं। एक एग्जांपल ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है, ये भी एक एश्योरेंस है। एक एग्जांपल ये कि आईकैप ने हमें RAET का सर्टिफिकेट दिया। और एक एश्योरेंस ले लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो अच्छी एग्जांपल लें जी, अच्छी एग्जांपल चलें। असल में हम चूँकि कॉलेज वाले इन्वायरमेंट में हैं तो हम यहाँ की एग्जांपल देते हैं। जब कोविड आया था ना, तो कॉलेजेस को गवर्नमेंट ने मना कर दिया था आपने पढ़ाना नहीं है। फिर जब थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता SOPs आए, ज़रा एहतियात वाली बातें आई, तो गवर्नमेंट ने कॉलेजेस से कहा कि हम आपको इजाज़त दे देते हैं अगर आप हमारे रूल्स फॉलो करें। क्या फॉलो करेंगे? सब ने कहा हाँ करेंगे। ज़ाहिर है सब यही कहेंगे हाँ लिख दो, बाद में देखी जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, हमारे नुमाइंदे आएंगे, वो चेक करेंगे कि क्या आप वो सारे SOP फॉलो कर रहे हैं जो हमने आपको बताए हैं। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो फिर हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, देन आपको इजाज़त मिल जाएगी कि आप कॉलेज शुरू कर सकते हैं। फिर वालिदैन मुतमईन होंगे कि हाँ ने कोविड का जो वो है सर्टिफिकेट है वो ले लिया है कि ये कोविड कंप्लाइंट है और इन्होंने कोविड के SOPs फॉलो किए हुए। तो ये तीन तरह की एग्जांपल्स। सबसे पहली वाली एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि आपने एक चीज़ का ऑडिट करना है। जिस चीज़ का ऑडिट करना है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। मैं ज़रा यहाँ एलिमेंट्स की कोशिश करूँ। सब्जेक्ट मैटर किसे कहेंगे? जिस चीज़ की एश्योरेंस या जिस चीज़ पे। तीनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ऑडिट के अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल्स, जिस पे तसल्ली दी जानी है। RAET वाले मामले में सब्जेक्ट मैटर क्या है? कॉलेज के सिस्टम, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। कोविड वाले केस में SOPs के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कॉलेज जो है वो कोविड कंप्लाइंट है या नहीं है। असल में पता है कि ये दो एग्जांपल्स बड़ी करीब करीब की हो गई, दोनों में कॉलेज है। इनमें से एक आप अपनी पसंद से कोई एग्जांपल माइनस कर दे, कोविड माइनस कर दे, गंदी चीज़ ना हो। ठीक है, चलें तीसरे में एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्लैंग एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल मैं जो है वो घर वालों से कहूँ कि काम करते हैं, हम घूमने चलते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ पे और अपनी गाड़ी पे चलते हैं। अब घर वालों को मेरा पता है कि पेट्रोल ही बड़ी मुश्किल से टाइम पे डलवाता है, तो वो मोबाइल का भी मसला होगा, हवा भी पता नहीं प्रॉपर होगी या नहीं होगी, ये मसला भी। तो वो कहेंगे नहीं भाई एक काम करो, किसी एश्योरेंस प्रोवाइडर से, किसी सर्विस प्रोवाइडर से जाके इसका मुआयना कराओ और उससे अटेस्टेशन करवा के आओ कि क्या ये गाड़ी पहाड़ों पे चली जाएगी। तो मैं मैकेनिक नामी एक सर्विस प्रोवाइडर के पास जाऊंगा और मैं उसे कहूँगा भाई ये गाड़ी है, मुद्दा ये है कि मैंने इसे पहाड़ पे लेके जाना है, अब तुम इसमें देखो कि पहाड़ पे जाने के काबिल है या नहीं है। तो उसके अपने कुछ रूल्स होंगे, कुछ क्राइटेरिया होगा, इंजन ऑयल इतना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, कुछ चेक वगैरह करेगा और उसके बाद मुझे कहेगा बाबूजी ले जाओ। मतलब उसने तो बेचारे ने इसी तरह से इंश्योरेंस देनी है। तो चलें ये तीसरी एग्जांपल हो गई, एक गाड़ी पहाड़ों पे जाने के काबिल है या नहीं। केस में था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरे केस में था कॉलेज का अपना सिस्टम, और तीसरे केस में गाड़ी का पहाड़ पे जाने की कैपेसिटी, सब्जेक्ट मैटर। फिर कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया जिसके साथ सब्जेक्ट मैटर को परखा जाएगा, कॉलेज इस काबिल है या नहीं। तो क्राइटेरिया क्या होगा? आईकैप ने कुछ रूल्स दिए होंगे कि RAET बनाने के लिए आप ये 11 रूल्स को फॉलो करें। लैब में इतने कंप्यूटर्स होने चाहिए, लाइब्रेरी का ये अरेंजमेंट होना चाहिए, इतने बच्चों की कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतने बच्चों पे, जैसे वो कहते हैं कि पर 25 बच्चे पास एक सीट की वो होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज के पास 1000 स्टूडेंट्स हों
तो उसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 40 बच्चों की हमारे पास कैपेसिटी लाइब्रेरी की होनी चाहिए। तो अगर 2000 बच्चे हों तो हमारे पास 80 की कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी कि मैं एक वन ऑफ द रूल बता रहा हूँ कि फिर वो उस रेशियो को भी वेरीफाई करते हैं। लैब का इसी तरह से कुछ रूल्स होते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूल्स होते हैं, क्लासेस की कैपेसिटी के रूल्स होते हैं। तो क्राइटेरिया तो हमेशा होगा। हमने ख़ास क्राइटेरिया के मुताबिक एक सब्जेक्ट मैटर को तैयार करना है और किसी ने आके उस क्राइटेरिया को इसके साथ मैच करके देखना है कि सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्राइटेरिया कॉलेज के केस में समझ आया, अकाउंट्स के केस में समझ आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, गाड़ी के केस में शायद बहुत ज़्यादा फॉर्मल वो ना हो, लेकिन कुछ उसके दिमाग में रूल्स हों कि इंजन ऑयल इतना होना चाहिए, हवा इतनी होनी चाहिए, ब्रेक लेदर इस लेवल के होने चाहिए। तो उसने कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया बनाया हुआ होगा और उस जहन में मौजूद क्राइटेरिया, क्योंकि अब ये मैकेनिक है तो यहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होंगी बात है, तो क्राइटेरिया हमेशा होगा। भाई वो जो दीवार पे ओपिनियन देनी थी तो उसमें भी तो एक क्राइटेरिया था, वो भी तो एक एश्योरेंस थी। सब्जेक्ट मैटर था दीवार पे हुआ हुआ रंग, क्राइटेरिया था वो अफ्रीकन स्टैंडर्ड जिन्होंने दीवार के पेंट के कुछ कवानीन बताए थे। तो हर एश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर भी होगा और क्राइटेरिया भी होगा। इसकी बेस पे हासिल किया जाएगा एक एविडेंस। एविडेंस आईकैप के नुमाइंदे आके हमारी लैब को आंखों से देखेंगे, अपने रूल से मैच करेंगे और कहेंगे हाँ जी लैब वाला रूल ओके है। हमारी लाइब्रेरी वाली जगह को देखेंगे, उसके मुताबिक वो कहेंगे ये वाला रूल ओके है। हमारी फैकल्टी, उसमें नंबर ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं, उसके क्या पॉइंट्स हैं, हमारे CPDRs पूरे हैं यानी उसको देखेंगे। और एविडेंस, तो एविडेंस का मतलब है कि जब वो सर्विस प्रोवाइडर आके काम करेगा तो वो कुछ ना कुछ वर्किंग करके कुछ नतीजा हासिल करेगा, सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से मैच करके एविडेंस हासिल करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में क्या होगा, ऑडिट के केस में ऑडिटर अकाउंट्स को स्टैंडर्ड से मैच करेगा। वो कहेंगे जी ये हमारा AC इतने का है, तो जाके देखेगा AC लगा हुआ भी है या नहीं, कहेंगे जी हमारी नहीं हुई है, तो रसीदों को जाके तो जब मैच कर तो वो कुछ ना कुछ एविडेंस हासिल करेगा। मैकेनिक क्या कर रहा होगा, वो ऐसे करके एक पतरी अंदर डाल के देख रहा होगा ऑयल का लेवल क्या है, वो एक जगह नीचे से जो अपने औजार से चेक कर रहा होगा कि ये वाली चीज़ कसी हुई है या नहीं है, ये वाला ऑयल पूरा है या नहीं है, हवा को अपने इंस्ट्रूमेंट से चेक करेगा। इतनी भी वो हरकतें कर रहा है ना, ऐसे कहेंगे ये एविडेंस ले रहा है, ये एविडेंस ले रहा है ताकि उसे पता लग सके कि उसने एश्योरेंस देनी है या नहीं देनी। तो एविडेंस का मतलब है जब वो सर्विस प्रोवाइडर आके वर्किंग करेगा तो वर्किंग से जो नतीजा सामने आएगा उसकी बेस पे आपको रिपोर्ट देगा, साफ़ या ख़राब। तो हो सकता है चेक करने के बाद कहे बाबूजी ये गाड़ी नहीं पहाड़ पे जा सकती, इसमें तो ये इस तरह का मसला है, ये ठीक करवाएं, 10-12 दिन बाद ठीक होगी फिर ये जा सकती है। तो हो सकता है ऑडिटर ऑडिट करते हुए कहे नहीं अकाउंट्स ठीक नहीं है, मैं इस पर साफ ओपिनियन नहीं दे सकता। शायद आईके वाले नुमाइंदे आके सारा कुछ करने के बाद, बिस्किट चाय वगैरह पीने के बाद एंड पे कहें कि नहीं भाई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलना। अगर वो पहले कह दें तो हमने सबसे पहले तो वो बिस्किट और चाय वाले पैसे बचाने हैं, लेकिन वो अगर खा खू के और वो सारा कुछ होने के बाद कहें जी खाना अच्छा था लेकिन आप इदारा ठीक नहीं हो, आपने हमारे रूल्स को सही से फॉलो नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि एविडेंस समझ आ रहा है। ये सब करने के बाद एक रिपोर्ट दी जाएगी। ऑडिट के केस में इस रिपोर्ट का ऑफिशियल नाम है ऑडिट रिपोर्ट। आईकैप के केस में जब उन्होंने सारी वर्किंग की तो उस वर्किंग के बाद एक रिपोर्ट गई जो कि आईकैप हेड ऑफिस के पास जाती है कि हाँ भाई इस इदारे को हमने देखा है, ये रूल्स इनके ओके हैं, ये रूल्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। और मैकेनिक के केस में उसकी रिपोर्ट थी बाबूजी ले जाओ, क्योंकि वो एक इनफॉर्मल है ना, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ये पढ़ी लिखी बातें नज़र नहीं आएंगी। क्या रिपोर्ट वाला एलिमेंट समझ आ रहा है? अब 3 तरह के लोग हैं इस असाइनमेंट में। नंबर 1 वो जिसने सब्जेक्ट मैटर बनाया है, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबल पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स की वो टीम जिन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं वो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कॉलेज के केस में कॉलेज की वो इंतज़ामिया जिसने वो सारा सेटअप करके रखना था वो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और गाड़ी वाले केस में मैं हूँ वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो गाड़ी को मेंटेन कर रहा था। मेरा मानना है कि गाड़ी पहाड़ पे जा सकती है, लेकिन
मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, तो जो गाड़ियों की समझ रखता है वो अगर ओपिनियन देगा, मैं घर वालों से कहूँ गाड़ी ओके है तो उन्हें पता है कि नहीं जी एवं ही गप मार रहा है। लेकिन अगर एक मैकेनिक कह देगा कि ये ओके है, जिसको समझ है गाड़ियों की, तो उसकी बात पे भरोसा होगा। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है भला? जिसने वो सब्जेक्ट मैटर जो मेंटेन कर रहा है, जो अकाउंटेबल है कि हाँ भाई ये काम सही से करना है। देन सर्विस प्रोवाइडर है, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो ऑडिट प्रैक्टिस कर रहा है, जो एश्योरेंस प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर जिसने आके ये सारी चीज़ें चेक करनी है। एक वो है जिसने बनाया है, एक वो है जो उसे जिसने बनाया है वही चेक नहीं करेगा, जिन्होंने बनाया है वही उसको ऑडिट नहीं करेंगे। जिसकी गाड़ी है वो खुद ही नहीं कहेगा कि सब ओके है। जिसका कॉलेज है आई क्या उसे नहीं कहेगा तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तो हम कहेंगे हमें तो ज़बरदस्त लगता है, आप बस पैसे कम करें और रजिस्टर करें। तो प्रैक्टिशनर इज़ दैट सर्विस प्रोवाइडर जो वो सर्विस दे रहा है। और तीसरे वो लोग हैं जिनके लिए सर्विस दी जा रही है, इंटेंडेड यूजर्स। इंटेंडेड यूजर्स का क्या मतलब है? अकाउंट्स के केस में इंटेंडेड यूजर हैं शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, बैंक, ये सब वो लोग हैं जिनके लिए सारा काम हो रहा है। RAET के तौर पर रजिस्टर होने वाली जो असाइनमेंट है उसमें सोच के बताएं कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए ये सारी एक्टिविटी हो रही है। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के वो एतमाद से आ सकें कि हाँ भाई ये वो कॉलेज है जिसको ICAP ने देखा है और ICAP ने तस्दीक की है कि हाँ भाई ये अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ा जा सकता है। गाड़ी के केस में इंटेंट वो घर वाले जिन्होंने उस गाड़ी पे ट्रैवल करना है, जिनको डर है कि भाई ये गाड़ी शायद सही से मेंटेन ना हुई हो। तो इसका मतलब ये है कि हर एश्योरेंस, दुनिया की जितनी भी एश्योरेंस है उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, ये 4 और 5वां 3 पार्टीज। हमेशा एक सब्जेक्ट मैटर होगा, हमेशा एक क्राइटेरिया होगा, हमेशा उस सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से मैच करके एक एविडेंस लिया जाएगा, हमेशा एक रिपोर्ट दी जाएगी, हमेशा जो काम करने वाले हैं और जो चेक करने वाले हैं वो अलग हैं, और जिनके लिए सब कुछ हो रहा है वो अलग लोग होंगे। तो ये सारे मसाले पूरे होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि एक एश्योरेंस की असाइनमेंट है। तो हमारी फील्ड में एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स भी हैं और ऑडिट के स्टैंडर्ड्स भी हैं, बट हमारी किताब हमारे सिलेबस में कैफ 8 में एश्योरेंस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं है। बस ये 1-2 सफ़े की डिस्कशन है कि एश्योरेंस 3 लेवल की होती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीज़नेबल और मॉडरेट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस है हतमी 100% एक्यूरेट, ऑडिटर ये एश्योरेंस नहीं देता। रीज़नेबल एश्योरेंस क्या थी? हाई स्ट्रॉन्ग मजबूत एश्योरेंस बट नॉट 100% की चीज़ें सही हैं। और तीसरी लिमिटेड नेगेटिव मॉडरेट एश्योरेंस, जिसमें हम कम काम करते हैं और हम अपेरेंटली कह देते हैं कि हमें सामने से कोई गलती नज़र नहीं आ रही। हम ये नहीं कह रहे गलती है नहीं, हम कह रहे हैं हमारी नॉलेज में ऐसी कोई गलती नहीं आ सकी जिसकी बेस पर हम कह सकें। तो ये 3 तरह की एश्योरेंस किसी भी एश्योरेंस के असाइनमेंट में हो सकती हैं। तो मैंने ऑडिट और रिव्यू की एग्जांपल आपको दी जो कि हमारे सिलेबस में है, और उसके अलावा कुछ ऐसी जनरल एग्जांपल्स दी जो हमारे सिलेबस में नहीं है समझाने के लिए। तो हर एश्योरेंस की जो असाइनमेंट है उसमें 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 पार्टी रिलेशनशिप होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, रिपोर्ट। सब्जेक्ट मैटर वो मुद्दा है जिस पर बात हो रही है, जिस चीज़ के ऊपर तसल्ली देनी है। क्राइटेरिया वो रूल्स हैं जिसके मुताबिक उस चीज़ को होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर सर्विस प्रोवाइडर बताए कि इसमें गड़बड़ है। एविडेंस क्या होगा? वो जो रिज़ल्ट आए हैं, जो आपने आंखों से देखा, समझा, मैयर किया, चेक किया, काउंट किया। तो ऑडिट के दौरान भी आप देखेंगे अमाउंट तो इनएक्यूरेट नहीं है, डिस्क्लोजर पूरे हैं या नहीं। तो वो सारी हरकतें का मतलब है कि वो आप सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोसीजर लगा रहे हैं ताकि आपको क्या मिले? एविडेंस। और उस एविडेंस की बेस पे आउटपुट क्या होगा हर एश्योरेंस का? हर एश्योरेंस की असाइनमेंट का आउटपुट जो है वो एक रिपोर्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से कहता हूँ कि भाई ये स्पीकर ख़राब है, ये ठीक कर दो, तो बाय द एंड ऑफ दिस असाइनमेंट मुझे एक ठीक हुआ स्पीकर मिलेगा। मैं किसी से कहूँगा मुझे कुर्सियाँ बना दो, तो बाय द एंड ऑफ असाइनमेंट मुझे क्या मिलेगा? कुछ बनी हुई कुर्सियाँ। तो अगर मैं किसी से कहूँ ऑडिट कर दो, तो बाय द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी मुझे मिलेंगे वो 2-3 कागज़ के टुकड़े जिसके ऊपर उन्होंने इंग्लिश में लिखा होगा कि क्या मसलो मसाइल थे। तो हर एश्योरेंस रिपोर्ट का जो आउटकम है वो टेक्निकली एक रिपोर्ट है जिसमें वो बंदा अपने सारी चीज़ों को बयान कर रहा होता है। और 3 पार्टीज़ में से रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है भला?
जो उस चीज़ को मेंटेन कर रही है, प्रैक्टिशनर जो सर्विस प्रोवाइडर है जो आके उसे चेक कर रहा है, वो मैकेनिक हो, वो आई कैप का नुमाइंदा हो, या वो एक ऑडिटर हो, कोई भी, और इंटेंडेड यूज़र्स जिनके लिए। अब फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहूँ कि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, बताएं अश्योरेंस एंगेजमेंट किसे कहते हैं? अश्योरेंस क्या? एंगेजमेंट। ऑडिट में ये लफ्ज़ बड़ा खुश्क है जी। ऑडिटर एंटिटी के साथ एंगेज हो रहा होता है, वो हायर कर रहे होते हैं। तो एंगेजमेंट का मतलब है असाइनमेंट। असाइनमेंट, टास्क, प्रोजेक्ट। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब अश्योरेंस का टास्क, ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होगा ऑडिट का टास्क। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट में आपको ये सारे एलिमेंट मिलते हैं। अब फ़र्ज़ करें सवाल आया कि अश्योरेंस एंगेजमेंट को डिफ़ाइन करें, और दिमाग से डेफिनेशन उड़ गई हो, लेकिन आपको एलिमेंट सारे पता हो। कितना मज़ा है कि आप एक बड़ा सा ऐसा जुमला दें जिसमें इन सारों को एक ही लड़ी में पिरो दें। नहीं था वो अब पुराने ज़माने की आपको बातें नहीं पता, मतलब एक धागा जिसमें जो है वो आप मोती पिरो रहे हैं, मतलब अगर उसको एक नेकलेस सा बनाना है तो आपने इन सारों को बड़े खूबसूरत तरीके से एक धागे में पिरो देना है ताकि आपका जुमला भी बड़ा मीनिंगफुल हो। तो कोई कोशिश करेगा इन सारों को एक जुमले में समेटने की, चाहे उर्दू में जुमला हो, कोई मसला नहीं। एक ऐसा जुमला जिसमें ये सारे, ये तीनों का भी जिक्र कर दें और इन चार का जिक्र भी कर दें। एक ऐसी डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रैक्टिशनर अटेंडेड पार्टी के कहने पे सब्जेक्ट मैटर पे क्राइटेरिया के मुताबिक एविडेंस देके रिपोर्ट दे ताकि इंटेंडेड यूजर की कोई इत्मीनान हो जाए। ये फिर भी मिस हो गया। हाँ जी ठीक है, ये अच्छी एफर्ट थी, हमें 95% एश्योरेंस मिल गई। हाँ जी, कोई और कोशिश? हाँ जी किबला। सर सब्जेक्ट मैटर जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है तैयार करे, जिसको एक प्रैक्टिशनर जो है वो एक क्राइटेरिया की बेसिस पे एवेल्युएट करे, जिससे वो एक एविडेंस विड्रॉ करे और एक रिपोर्ट बना के अटेंडेड यूजर्स को दे। ठीक है, ये भी इन्होंने भी सारे एलिमेंट्स। तो एक ऑफिशियल डेफिनेशन है जो कि अगर दिल करे तो क्रैम कर ले। पूरे ऑडिट में ना सिर्फ दो ऐसी जगह हैं जहाँ मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ अगर क्रैम करना चाहें तो कर लें, क्योंकि शायद लॉजिक से आप 100% बात लिखते हुए फिर भी मिस कर जाएं। जिनको ये लॉजिक बड़ी अच्छी समझ आ गई है और वो पेपर में इन सारों को खूबसूरत तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं, तो फिर उनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन सी भी होती है जिसमें उन्होंने इनको जोड़ा होता है, एक दो लाइनों में उन सबको कवर करने की कोशिश की होती है। तो हो जाए ख़तरों से टक्कर। किताब की इंग्लिश की तरफ चलते हैं। जो हमने सारी बातें की किताब की ज़बान में, ये क्या है? जी जी बताइए। ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करता है। ठीक है, सही है। अब हमने टेक्स्ट में जैसे पढ़ा था कि ऑर्डर जो है आप ऑनलाइन भी दे सकते हो ना। ठीक हो गया। अब हम जो मैनेजमेंट है तो इस तरह करे कि अगर उसने एसी की रिपोर्ट मांगी है कि आपके कितने एसी हैं, ठीक है, वीडियो किसी और की जगह पे बना के भेज रहे हैं कि हमारे जो एसी हैं वो ज़्यादा दिखाए जाए। तो अब ऑडिटर को तो उसने तो देख लिया, उसने कह दिया कि यहाँ पे जो है वो इतने एसी हैं, ओके है। अब वो वहाँ पे कौन सी जो है रिपोर्ट देगा? जी बिल्कुल। अब अगेन इन्होंने एक एग्जांपल दी कि अगर ऑडिटर ने एक जगह पे उनसे पूछा कि हाँ भाई आपने एसी खरीदे, वो आपको एक ऑनलाइन रसीद भी दिखा दें और एक वीडियो शेयर कर देंगे, देखिए जी एसी यहाँ पे पड़े हुए हैं। असल में ऑडिटर, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम कहेंगे कि ऑडिटर स्केप्टिक होता है, भरोसा नहीं करता जल्दी। ऑडिटर हो सकता है कहेगा कि नहीं ये वीडियो साइट पे करें, मेरा नुमाइंदा वहाँ पहुँचेगा और मेरी पसंद के दिन अचानक से पहुँचेगा और वहाँ जाके अपनी आंखों से देख के आएगा कि वो एसी वहाँ पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो अगेन चूंकि अभी हम आगे नहीं बढ़े, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऑडिटर एक ही चीज़ को वेरीफाई करने के 5-6 प्रोसीजर लगा रहा होता है। एसी के केस में वो देखेगा एसी फिजिकली मौजूद है, देखेगा एसी ख़रीदा भी किया था, देखेगा एसी इन्हीं के नाम पे आ रहा है, देखेगा एसी की फाइनेंशियल्स में एलोकेशन सही जगह हुई हुई है, उसकी डेप्रिसिएशन सही से रिकॉर्ड हो रही है, उसकी क्लोजिंग वैल्यू सही तरीके से बताई गई है। तो एक एसी के ऊपर उसने कुछ 6-8 तरह के प्रोसीजर लगा देने हैं। रैंडमली एक एग्जांपल दी थी कि मैं वर्ड एविडेंस को समझाऊं कि एविडेंस क्या है। एविडेंस एसी चेक करना नहीं है, एसी चेक करना एक प्रोसीजर है। एविडेंस है ये यकीन मिल जाना कि एसी अपनी जगह पे लगा हुआ है। तो एविडेंस का मतलब है आपके प्रोसीजर से जो रिजल्ट निकला, वो जो मोबाइल चेक करने के लिए उसने पतरी गाड़ी के अंदर डाली है, ये एविडेंस नहीं है, ये उसका प्रोसीजर है। जब पतरी बाहर निकाली तो उसमें पता लगा कि 70% ऑयल फेल हुआ है। ये जो अब उसे पता लगा है
ये एविडेंस है। ऑडिटर ने पेरोल की जो रसीदें हैं उनको जांचा, खंगाला, चेक किया, ये प्रोसीजर है, और पता ये लगा कि 3 रसीदें जाली हैं, ये एविडेंस है। तो एविडेंस फाइंडिंग है आपके प्रोसीजर्स की, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। प्रोसीजर्स के ऊपर 4 चैप्टर पढ़ेंगे, 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें बताएंगे कि ऑडिट के प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या क्या मिक्सिंग करके हम यूज़ करते हैं। तो यही तो ऑडिट की खूबसूरती है कि हर जगह हर चीज़ ओपन हो जाती है और प्रोसेस बड़ी मुश्किल से बंद करना पड़ता है कि इसको रेलेवेंट जगह जाके इस डब्बे को खोलेंगे और इसके अंदर देखेंगे क्या है। क्योंकि रिपोर्ट की बात होगी तो रिपोर्ट से पीछे एविडेंस का जिक्र होगा, एविडेंस की बात होगी प्रोसीजर का जिक्र होगा, प्रोसीजर का जिक्र होगा तो अपॉइंटमेंट का जिक्र होगा, अपॉइंटमेंट का जिक्र होगा तो कौन सा ऑडिटर एलिजिबल है, फिर इंडिपेंडेंट का जिक्र होगा। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, लेकिन हम अलग अलग चैप्टर में इन सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। तो बाय द एंड ऑफ ऑडिट हमारी कहानी डिटेल वाली कंप्लीट हो गई होगी और अभी हमारा एक ओवरऑल मैप कंप्लीट है कि एक शख्स शुरू में आता है, वर्किंग करता है, एविडेंस हासिल करता है, रिपोर्ट देता है और चला जाता है। फिलहाल कहानी इतनी है, लेकिन इसमें हर स्टेप पे छोटी छोटी सी गहराई है। डन। किताब क्या कहना चाहती है? किताब ये कह रही है कि जो अश्योरेंस है, अश्योरेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस, और अश्योरेंस के 2 लेवल्स हैं जो हमें अलाउड हैं, रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस। थोड़ा सा आगे चलते हैं। रीजनेबल अश्योरेंस किसे कहेंगे? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। हाई है, तगड़ी है, मजबूत है, हम ये नहीं कह रहे बहुत फीकी सी अश्योरेंस है, अच्छी स्ट्रांग है, लेकिन वो वाला लेवल नहीं है कि कसम खा लें। तो हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म। वो नेगेटिव वाली टोन नहीं है, वो कहता है मेरे ख्याल में ठीक है, और उधर क्या कहता था? मेरा नहीं ख्याल ठीक नहीं है। तो इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। मतलब एक एग्जांपल दी कि तकरीबन इस तरह का जुमला लिखा होता है पॉजिटिव टोन में कि हमारे ख्याल में चीज़ें ठीक हैं। तो ये है रीजनेबल अश्योरेंस। अगर हम बात करें लिमिटेड अश्योरेंस की, तो एक मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर कंक्लूजन, जो कि एक्सप्रेस किस फॉर्म में होता है? नेगेटिव फॉर्म। इट इज़ नेसेसरी इन द सिचुएशन जहां अकाउंटेंट या ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस, जहां वो इतना एविडेंस हासिल ना कर सके कि पॉजिटिव बात कर सके, जहाँ उसे कम टाइम मिला हो, जहाँ उसके पास कम एविडेंस आया हो, तो वहाँ आप फिर रीजनेबल एश्योरेंस की तरफ नहीं जा सकते। एग्जांपल इन्होंने दिया है कि हमारे रिव्यू में क्या जुमले होते हैं? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव दैट अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हमारे रिव्यू के बेस पे नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन, हम ऐसा कुछ नहीं जान पाए कि जिससे हमें ये यकीन हो कि अकम्पेनिंग गिवन, ये जो दी गई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डू नॉट गिव अ, हम ऐसा नहीं जानते कि फाइनेंशियल्स ठीक नहीं बने हुए, हमें ऐसा कुछ पता नहीं लगा जिस पे हम कह दें कि फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। तो हमने ये नहीं कहा फाइनेंशियल्स ठीक है जी। फिर उस रिपोर्ट में नीचे बताएंगे रिव्यू क्या होता है। मेरे पास कम टाइम था, इन्होंने मुझे कहा ही रिव्यू करने का था, तो रिव्यू के अंदर मैं मोटे मोटे प्रोसीजर लगाता हूँ, और जो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ भाईजान, ये बस मोटी मोटी एश्योरेंस है, आपने बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं हो जाना इस पर। तो फिर ले ही क्यों रहा है क्लाइंट ये एश्योरेंस? टाइम की कमी है, और दूसरा ज़ीरो से तो बेहतर ही है। वो अपने अकाउंट्स बना के अपने हेड ऑफिस को भेज रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो किसी सियानी फर्म को दिखा दें, कोई 7-8 दिन में कोई ना कोई मोटी मोटी चीज़ हमें बता दें गड़बड़, तो हम उसको ठीक कर लेंगे। तो एक भरोसा सा हो जाता है कि हाँ भाई किसी ने ज़रा चीज़ों को मोटा मोटा सा देख लिया। डन। तो ये जुमला हमें समझ आया। बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉज अस टू बिलीव कि कंपेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर हम अगर आगे चल के बात करें तो एलिमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होते हैं? 5। 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, सूटेबल क्राइटेरिया होता है, एविडेंस होता है, और इसके अंदर 3 पार्टी में कौन सी? प्रैक्टिशनर, ब्रैकेट में एग्जांपल दी हुई है जैसे कि ऑडिट फर्म, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी कि डायरेक्टर मैनेजमेंट वगैरह जो अकाउंट्स बना रहे हैं, इंटेंडेड यूजर्स, ये सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में। आईकेप में एक दफ़ा सवाल आया था, उसने कहा था कि ऑडिट और एश्योरेंस को डिफरेंशिएट करें और एक एश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स ऑडिट के हिसाब से बताएं। क्या आप इस तरह का सवाल बता सकेंगे? इसके लिए रट्टा मारने की ज़रूरत तो नहीं। इन एलिमेंट्स को ऑडिट की नज़र से देखना है। ऑडिट फर्म प्रैक्टिशनर है, डायरेक्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इंटेंडेड यूज़र शेयर होल्डर्स हैं या यूज़र फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट रिपोर्ट। तो वो ऑटोमेटिकली, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनको जोड़ के जी जी अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूज़र सेम हो तो फिर ये एश्योरेंस की असाइनमेंट सही से काम नहीं कर सकेगी।
क्योंकि जिन्होंने बनाया है अगर वही उसके ऊपर एश्योरेंस चाह रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी चीज़ें। ऑडिटर दे देगा लेकिन फिर वो उसको एक परफेक्ट एश्योरेंस असाइनमेंट नहीं कहेगा, वो उसको एक रिलेटेड सर्विस कहेगा। हम आगे चल के पढ़ेंगे ऑडिटर की कुछ रिलेटेड सर्विसेज भी होती हैं। एश्योरेंस तभी होगी जब बनाने वाले और हैं और जिनके लिए काम हो रहा है वो और लोग हैं। क्या हो गया, उसने तो assurance ही देनी है ना। जी उसने एश्योरेंस देनी है, दे दे, लेकिन फिर उसको ऑफिशियली हम एश्योरेंस का नाम देके उसे वो ना करें, गुनाहगार ना करें। भाई वही वाली बात है कि आप कहीं भाई रिपोर्ट ही देनी है, कम काम करे या ज़्यादा, तो मैं कहूँगा जब कम काम किया तो फिर उसको नाम वो देना जो दुनिया को पता हो कि ये कम काम वाली असाइनमेंट होती है, इसको नाम वो दें जो ज़्यादा काम वाली असाइनमेंट होती है। तो इसलिए जब किसी जगह लफ्ज़ लिखा होगा ना ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो सबको पता होगा कि इसका मतलब है कुछ लोगों ने काम किया होगा और कुछ लोगों की तसल्ली के लिए हम उसे चेक कर रहे होंगे। तो नॉर्मली, वरना क्या होता है कि वो फिर ऑडिटर एक्सटर्नल नहीं रहता, फिर वो क्या होगा, जिन्होंने काम किया वो खुद ही अपनी टीम में से किसी से कहेंगे इसे चेक कर लो, और जब अपनी ही टीम में से किसी से कहेंगे इसे चेक कर लो तो अपना किया हुआ काम किसको गलत लगता है। तो ये ऐसे ही है जैसे ICAP हमें ही क्या है कि आप बताएं आप लोगों ने अपना काम कैसा किया है, तो हम तो कहेंगे कि हमारे पास 200 बच्चों की लैब है, अपने बारे में तो जो मर्जी फिर गुमान करें। क्या ये पांचों समझ आ रहे हैं? देन हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, एन एंगेजमेंट in which a practitioner aims to obtain sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the subject matter information that is outcome of measurement or evaluation of underlying subject matter against criteria। कितनी वाहियात है। मतलब इंसानियत के दायरे में रह के बात हो सकती थी। तो पूरी किताब में आएंगे जहाँ मैं आपसे कहूँगा कि घबरा जाएं तो रट्टा लगा लें, ये उनमें से एक है। सोचें दूसरे ही दिन आ गई। असल में दो चीज़ें ना, एक ऑडिट एक एश्योरेंस है। एश्योरेंस में ये एश्योरेंस की जो डेफिनेशन है ये बड़े गंदे तरीके से बताई हुई है, लेकिन चूंकि उन्होंने बताई है बड़ों ने तो हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। बट पेपर में अगर आप हौसला करके इसे याद करेंगे तो ठीक है, और अगर आप याद नहीं करेंगे तो पेपर में आप उन 5 एलिमेंट्स को अपने तरीके से जोड़ देंगे तो तकरीबन आप एक रीज़नेबल एश्योरेंस दे देंगे। आप 80% तक नंबर ले लेंगे उस वाली डेफिनेशन के अगर उन्होंने पूछा, और अगर एब्सलूट 100% नंबर लेने हैं तो फिर से रट्टा मारना पड़ेगा। तो डेफिनेशन थोड़ी सी लिखी हुई तकलीफ दे तरीके से है। तो आज हम लोगों ने एश्योरेंस को समझा है। क्या ये बातें समझ आई हैं? तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी पहले हमें ऑडिट समझ आया, फिर हमें एश्योरेंस समझ आया। कल हम देखेंगे कि इनको रेगुलेट कौन करते हैं, IFAC कौन है, ISB कौन से हैं, स्टैंडर्ड्स किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड्स कितनी तरह के होते हैं। और परसों इंशाल्लाह ताला हम ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट है उसके ऊपर एक लास्ट लेक्चर करके, और जो बेसिक्स ऑफ ऑडिट है जहाँ से ICAP जो है वो बहुत एक्स्ट्रा लॉजिकल सवाल नहीं बनाता, हम उस वाले सेगमेंट को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ठीक है जी। ये जो अटेस्टेशन होती है क्या ये एश्योरेंस होती है? ये एश्योरेंस नहीं होती, ये एक रिलेटेड सर्विस होती है, एक ख़ास किस्म की असाइनमेंट जो हमारे स्कोप से थोड़ी सी बाहर है। क्योंकि आपने कुछ नहीं लिखना होता, आपने साइन करके और निकल जाना होता है। इनमें आपने रिपोर्टें देनी होती हैं, डिटेल से बताना होता है सारा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।